और गॉस थ्योरम पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, अब एक हेडिंग डाल दो बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम या एप्लीकेशंस ऑफ गॉस फ्लक्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस फ्लक्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस फ्लक्स लॉ, और इसमें पहला एप्लीकेशन है बच्चों, एनसीईआरटी पेज 37 पे दिया हुआ है। पहला एप्लीकेशन है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। फर्स्ट है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, देखो बेटा, गॉस लॉ को यूज करके इस डेरिवेशन को आपको करना है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, लेट रेफरेंस पॉइंट P, लेट रेफरेंस पॉइंट P at distance small r, let reference point P at distance small r from the line charge, from the line charge of charge density lambda, from the line charge of charge density lambda, देखो बेटा, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, और रेफरेंस पॉइंट जो है P इससे R डिस्टेंस पे है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट P R डिस्टेंस पे है। ये फिगर आप ड्रॉ करके एक लाइन और लिख लीजिए। देखो बेटा, let a cylindrical Gaussian surface, let a cylindrical Gaussian surface, let a cylindrical Gaussian surface passing through the reference point, let a cylindrical Gaussian surface passing through the reference point enclosing a line charge, enclosing a line charge on its axis, enclosing a line charge on its axis as shown in figure। ये रेफरेंस पॉइंट है बच्चों, इसका चूंकि लाइन चार्ज है तो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होगा। एक सिलेंडर यहां पे बना दीजिए, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी एक्सिस पे ये लाइन चार्ज लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। दिस इज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग द लाइन चार्ज ऑन इट्स एक्सिस। गॉस थ्योरम लगाने के लिए चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज करना पड़ेगा। जब तक इंक्लोज नहीं करें गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। चार्ज या लाइन चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर जब इंक्लोज होगा तभी गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा। अब एक बात बताइए बेटा, ये जो पॉजिटिव लाइन चार्ज है इसकी फील्ड किधर होगी? इसकी फील्ड बाहर आउटवर्ड होगी। इसकी फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड होगी। ऐसे इसकी फील्ड लाइन चार्ज से आउटवर्ड होगी। अगर लाइन चार्ज की डेंसिटी लैम्डा है तो फील्ड लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड ऐसे। अगर हम एक स्मॉल पैच माने, मान लो हमने एक स्मॉल पैच इस पे ऐसे माना सिलिंड्रिकल सरफेस पे, सिलिंड्रिकल सरफेस पे स्मॉल पैच माना, जो सर्कुलर सरफेस है उस पे एक स्मॉल पैच माना, ये जो सर्कुलर सरफेस है इस पर एक स्मॉल पैच माना। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उस
पैच के लिए फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है? 0 डिग्री। फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 है बच्चों। भाई ऐसे पैच है तो इस लाइन चार्ज की फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे नॉर्मल आउटवर्ड 0 है। इस पैच के लिए फील्ड राइटवर्ड है और एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर। कितना एंगल है? 90। इस पैच के लिए फील्ड वेक्टर राइटवर्ड है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? नीचे होगा। चूंकि पैच लेते हैं तो एरिया वेक्टर ds लेना बेटा आप लोग, तो ज्यादा सही रहेगा डेरिवेशन में, क्योंकि बोर्ड में एक एक चीज ध्यान दिया जाता है ना भाई। जहां भी पैच लेंगे तो उसका एरिया हम ds लेंगे। ये फिगर आप ड्रॉ करो, एक लाइन लिखो। हमने यहां पे एरिया वेक्टर a क्यों नहीं लिया, ds क्यों लिया? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? पैच की। जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक कैपिटल ए यूज नहीं करेंगे। लिखो बच्चों, फ्लक्स थ्रू स्मॉल पैचेस ऑन द Gaussian surface, flux through small patches on the Gaussian surface is d phi e ds cos 0 degree plus e ds cos 90 degree plus e ds cos 90 degree। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? EDS cos 0, EDS cos 90, EDS cos 90। cos 90 की वैल्यू 0। तो d phi कितना हो गया? d phi हो गया EDS प्लस 0 प्लस 0। तो ये जो है स्मॉल फ्लक्स है सिंगल पैच के थ्रू या पैचेस के थ्रू। तो टोटल गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स कैसे आएगा? इंटीग्रेट करने से। तो लिखिए, देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द होल गॉसियन सरफेस, देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द होल गॉसियन सरफेस इज, देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द होल गॉसियन सरफेस इज phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d phi। इसको लिख सकते हैं बच्चों E इंटीग्रेशन ऑफ ds, E इंटीग्रेशन ऑफ ds, E इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो इंटीग्रेशन ds है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस की एरिया वो कितनी है? अगर लेंथ हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की L मान लें तो इस गॉसियन सरफेस की एरिया कितनी है? phi E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई RL, जहां R हमने सिलेंडर का रेडियस ले रखा है। R क्या ले रखा है? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस ले रखा है। और लेंथ अगर L मान लें तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की एरिया कितनी होगी? 2 पाई RL होगी। कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? तो इतना फ्लक्स पास होगा इस गॉसियन सरफेस से। अब गॉस लॉ अगर हम लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव हो जाएगा। पहले इतना नोट करिए आप। डन बेटा, नोटेड? क्लियर? अब लिखिए, देयरफॉर बाय गॉस लॉ, देयरफॉर बाय गॉस फ्लक्स लॉ, देयरफॉर बाय गॉस फ्लक्स लॉ क्या करेंगे बच्चों बताइए? गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। देयरफॉर बाय गॉस फ्लक्स लॉ phi इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, phi इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। phi की वैल्यू हो गई बच्चों E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई RL q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हुआ? E हो गया q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लैम्डा बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये 3 मार्क्स की डेरिवेशन बोर्ड में कई बार पूछी गई है। ये हो गई। यहां पे लैम्डा कितना है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। 3 मार्क्स की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये डेरिवेशन पूरी? ठीक है, आज इतना रखिए, फिर इस पे क्वेश्चंस हैं और भी डेरिवेशंस हैं। ठीक, थैंक यू।